सबसे पहले हम ये बताएंगे कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की तो इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका को ही चुकानी होगी। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान पूरी तरह खत्म हो जाएगा और उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई सरेंडर कर देंगे, तो हमें नहीं लगता कि ये सब इतनी आसानी से होने वाला है। लेकिन दुख की बात तो ये हो सकती है कि ये जो युद्ध की स्थिति फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच में बन रही है वो इसी सप्ताह के अंत में ना हो जाए, ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। हम आपको बताएंगे। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है जहां अपनी सेना भेज दी, सेना भेजकर आयतुल्लाह खामेनेई को गिरफ्तार करा के ले आएंगे जैसे मादुरो को वेनेजुएला से उठा लाए थे। ईरान एक ऐसा देश है जो अगर युद्ध की आग में जलता है तो निश्चित है कि इस आग में अमेरिका के भी काफी हाथ जलेंगे और ईरान से युद्ध में जीतना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसे आप थोड़ी देर में अच्छी तरह से समझ पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिसने अमेरिका के रक्षा विभाग के पेंटागन हेडक्वार्टर में हलचल बढ़ा दी है। यह खबर ईरान के दक्षिणी इलाकों से आई है जहां रिक्टर स्केल पर 5.5 तीव्रता का भूकंप आया है और जर्मनी के जियो साइंस रिसर्च सेंटर का कहना है कि इस भूकंप की गहराई जमीन की सतह से 10 किलोमीटर नीचे हो सकती है। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह भूकंप आया तो ईरान में है, लेकिन इसके झटके मिडिल ईस्ट और अमेरिका में महसूस किए जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि इन देशों को ऐसा डर है कि इस भूकंप के पीछे परमाणु हथियारों का परीक्षण भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं भूकंप, और कोई हल्की फुल्की तीव्रता नहीं है, इसकी तीव्रता 5.5 है रिक्टर स्केल पर। इसमें अच्छे खासे झटके लगते हैं, लेकिन ईरान से ज्यादा झटके अमेरिका में लग रहे हैं। देखिए, ईरान में हर साल औसतन 2000 भूकंप आते हैं, जिनमें 15 से 16 यानी 0.8% भूकंप ही ऐसे होते हैं जिनकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5 से ज्यादा होती है। और इसीलिए ये बात कई देशों को हजम नहीं हो रही है कि जब अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है तब उसी वक्त ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप कैसे आ गया। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले ही परमाणु हथियार बनाकर उसका परीक्षण कर लिया है। यह डर दुनिया को इसलिए भी है क्योंकि ईरान पिछले साल तक परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब था। उसने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिया था, जबकि परमाणु हथियार बनाने के लिए कितना चाहिए? यूरेनियम का 90% एनरिचमेंट चाहिए होता है। 60% एनरिचमेंट तो कर चुका है ईरान, और ये तब की बात हम आपको बता रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब इस तरह के यूरेनियम से परमाणु हथियार बनाकर उसका परीक्षण किया जाता है तो उस परीक्षण के दौरान धरती उतनी ही हिलती है जितनी 5 तीव्रता वाले भूकंप के दौरान झटके महसूस किए जाते हैं। उदाहरण के लिए साल 1998 में जब पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तब रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.8 थी, जबकि आज तो ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कई देश इस बात को लेकर आशंकित हैं कि कहीं ये ईरान के पहले परमाणु हथियार का परीक्षण तो नहीं हो गया। हालांकि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभी ये सिर्फ कयास है। फिलहाल इस झटके को भूकंप से ही जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान को अब खुलकर धमकी देना शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ईरान या तो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करे या फिर उसके हमले के लिए तैयार हो जाए। ये वही न्यूक्लियर डील है जिसमें यह तय होना है कि ईरान कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा और बदले में अमेरिका भी उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेगा। कैरोलिन लेविट क्या कह रही हैं, सुनिए। The president has always been very clear, though, with respect to Iran or any country around the world. Diplomacy is always his first option, and Iran would be very wise to make a deal with President Trump and with this administration. He's talking to many people, of course, his national security team, first and foremost, and you know who the members of that team are. And this is something, obviously, the president takes seriously. Thank you, Caroline. On these Iran talks, I mean, how much time is the president willing to give it before he is seriously maybe considering military action? Is he willing to give it that full 2 weeks? And has he given the Iranian officials a deadline on when he wants to see a deal? It's a fair question, Rachel, but I'm not going to set deadlines on behalf of the president of the United States from up here. अब से कुछ देर पहले द गार्डियन जो अखबार है, जाना माना मीडिया हाउस है अमेरिका का, उसने अपनी एक नई रिपोर्ट में ये बताया है कि जिनीवा में ओमान की मध्यस्थता से ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है।
और दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे दौर की वार्ता भी हुई। लेकिन अमेरिका ईरान पर जिन शर्तों को मानने के लिए दबाव बना रहा है, वो शर्तें ईरान किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। जानते हैं शर्तें क्या है? पहली शर्त तो यह है कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अब इस शर्त पर ईरान का राजी होना यानी खामेनेई ने ट्रंप के सामने सिर झुका दिया, और इस वजह से वो कभी भी इस बात पर राजी हो ही नहीं सकते, क्योंकि खुद के देश में तो छोड़िए, इस्लामिक देशों में भी किरकिरी होगी, क्योंकि अभी तक तो ईरान इसी मुद्दे पर और अमेरिका को, ट्रंप को बातें सुना देते हैं, खामेनेई सीधा टक्कर लेते हैं, ऐसे ही बातों पर टिका हुआ है। तो ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, पहली शर्त। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि ईरान को अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बंद या सीमित करना होगा। और ये वो सबसे बड़ा हुक है जो अभी अमेरिका को सारी तैयारी करते हुए भी ईरान पर हमला करने से रोक रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस पर शायद कुछ मामला बन जाए। मैं इसे आपको बड़ी स्क्रीन पर समझाती हूं कि जब बात परमाणु हथियारों को लेकर हो रही थी, तो इसमें ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोग्राम है, सबसे पहले तो यही समझिए कि जब ये बात हो रही थी, बात परमाणु हथियारों को लेकर हो रही थी, तो इसमें ईरान की मिसाइलों का जिक्र कहां से आ गया, और आखिर अमेरिका ये क्यों चाहता है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दे? तो सबसे पहले इसमें देखिए, सरल भाषा में बैलिस्टिक मिसाइल को लंबी दूरी की मिसाइल कहा जाता है, जो एक जगह से लॉन्च होने के बाद ऊपर अंतरिक्ष तक जाती है और बाद में अपनी गति और दूरी के हिसाब से दुश्मन पर जो टारगेट है वहां पर प्रहार करती है। और अगर यह बैलिस्टिक मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज की है तो उसकी मारक क्षमता 3 से 5,000 किलोमीटर की होती है। आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे कि ईरान ने अपनी खुद की ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में सबको पीछे छोड़ दिया है, और इसीलिए न्यूक्लियर प्रोग्राम तो न्यूक्लियर प्रोग्राम अब अमेरिका के लिए यह भी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और इसीलिए अमेरिका यह चाहता है कि कम से कम अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ईरान रोके, क्योंकि आप सोचिए, लंबी दूरी की मिसाइलें गति दूरी के मुताबिक अटैक, इंटरमीडिएट रेंज में मारक क्षमता 3 से 5,000 किलोमीटर वाला पूरा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, वो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अभी सबको यही लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल पावर अमेरिका, चाइना या रशिया से, इन 3 देशों में से कोई एक होगा। लेकिन ग्लोबल एनालिस्ट रिसर्चर्स के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल पावर जानते हैं कौन? ईरान है। जूम इन कीजिए। और इसीलिए अमेरिका अब इस मुद्दे पर केंद्रित हो गया है। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब आसपास 688 अगर अमेरिका के पास है तो 700-800 है ईरान के पास। आप सोचिए, 3200 मिसाइल शक्ति है इस वक्त ईरान की। अमेरिका उसके बाद बहुत नीचे 688, रूस फिर और नीचे 486, चाइना 430 और भारत 355। यह है पूरा फ्लो चार्ट। कहा जाता है कि ईरान ने कच्चे तेल को बेचकर जितना पैसा कमाया, वो सारा का सारा पैसा उसने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर लगा दिया। और यही कारण है कि अमेरिका ईरान के इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सीमित करवाना चाहता है। तो जो 2 बड़ी शर्तें हैं अमेरिका की, उसमें एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने की है पूरी तरह से, तो दूसरी तरफ ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है, उसका जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, उसको बंद करवाना चाहता है। और मिडिल ईस्ट के बाकी मुस्लिम देश भी चाहते हैं कि ईरान के इस मिसाइल शक्ति पर रोक लगे। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे जो हम आपको दिखाने वाले हैं, तो ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं कि वो मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के देशों को सीधे निशाना बना सकता है। ये है ईरान। और देखिए, उसके पास फिलहाल जो मिसाइल्स हैं, जिसमें ईरान की सेजिल 2 मिसाइल है, उसकी रेंज हम आपको बता रहे हैं। आप सोचिए, अफ्रीका के देश, इसमें इजिप्ट, लिबिया, इतने सारे देश, इधर इजराइल तो खैर है ही रेंज में। सोचिए, यूरोप में वो बुल्गारिया तक, ग्रीस, रोमानिया, यूक्रेन, इन सभी, और ये सारे उसके मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जिसमें यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, अजरबैजान, ये सारे उसमें आ जाएंगे। अब इधर आप आ जाइए, जिसमें वो अन्य देशों की तरफ भी कर सकता है। रूस से उसके अच्छे रिश्ते हैं, रूस और चाइना से, तो उनको छोड़ दीजिए। बाकी देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मुस्लिम देश पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इन मुस्लिम देशों ने तो अमेरिका के साथ समझौता किया हुआ है। कई देशों ने अपनी धरती अमेरिका के या तो नेवल पोस्ट के लिए या आर्मी पोस्ट के लिए दे रखी है। अगर उस पर उनके देश में हमला करता है ईरान, तो इनकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी।
यहाँ इससे भी जरूरी बात यह है कि ईरान के पास जितनी मिसाइलों का जखीरा है, उतनी मिसाइलों के साथ वो 6 से 8 महीने तक किसी भी युद्ध को आसानी से खींच सकता है, और ये बात अमेरिका भी समझ रहा है। इसीलिए वो ईरान पर हमला करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार इस वक्त सोच रहा है। और आप इन तस्वीरों को देखिए, जब 2 दिन पहले ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में खतरनाक युद्धाभ्यास किया है। बीते दिन भी हम आपको बता रहे थे, लेकिन अब तस्वीरें उसकी आई हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सबसे इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए, समुद्री रास्ता है ये। यहां पर खतरनाक युद्धाभ्यास किया है, और इस युद्धाभ्यास में वो मिसाइलें भी दागी गई जो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। ईरान ने ये युद्धाभ्यास उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से किया है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अब समझ रहे हैं आप कि आखिर मिडिल ईस्ट के देश क्यों परेशान हो रहे हैं? एक तो जिन जिन मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के आर्मी या नेवल पोस्ट हैं, वो वैसे ही घबराए हुए हैं, क्योंकि ईरान को मजा चखाना है अमेरिका को, लेकिन सीधा अमेरिकन धरती पर हमला ना करके उनके देश में मौजूद अमेरिकन पोस्ट पर हमला कर सकता है ईरान। और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहां से 20% कच्चा तेल गुजरता है, वहां पर अगर ब्लॉकेज कर दे ईरान तो फिर क्या होगा इनका? भारत का भी 35% जो कच्चा तेल है वो इसी समुद्री मार्ग से आता है, जो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। एक बार फिर से अगर आप वो मैप दिखा देंगे तो लोग समझ जाएंगे, क्योंकि इस बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत आसान है इसको ब्लॉक करना। ये एक ऐसा समुद्री मार्ग है, देखिए 35% कच्चा तेल भारत का भी इधर से ही आता है। 33 किलोमीटर, बस इतना ही चौड़ा है ये जो आप बीच की जगह देख रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जिसमें लिखा हुआ है, इतनी सी जगह है। इसके उत्तरी हिस्से पर ईरान का नियंत्रण है, दक्षिणी हिस्से पर ओमान का नियंत्रण है। 2 दिन पहले भी जब ईरान ने युद्धाभ्यास के लिए कुछ घंटे इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद रखा तो दुनिया के कच्चे तेल के बाजार में अफरा तफरी मच गई थी। सोचिए, कुछ घंटों में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक देशों के कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल $1 की वृद्धि हो गई, कुछ घंटों के युद्धाभ्यास से। और इससे अमेरिका को भी यह समझ आ गया कि अगर ईरान से उसका युद्ध होता है तो दुनिया में कच्चे तेल का बाजार अस्थिर हो जाएगा, और दुनिया में कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के हिलने से अमेरिका के भी हाथ इसमें बुरी तरह जलेंगे, और ईरान से अमेरिका के लिए यह लड़ाई आसान नहीं होगी। यहां इससे भी बड़ा पॉइंट यह है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ता है, जिसके बहुत जोरदार संकेत मिल रहे हैं, तो इस युद्ध में अब की बार यूरोप के देश अमेरिका का साथ नहीं देंगे। यह बात भी शायद डोनाल्ड ट्रंप को कहीं पीछे खींच रही होगी। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोप के देशों को धमकाया, वहां अतिरिक्त टैरिफ लगाया, उसके बाद से यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। और इस दरार से जानते हैं कि 3 देश कौन से जो बहुत खुश हैं? एक है ईरान, दूसरा है रशिया, और तीसरा है चाइना। यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि जब ईरान के खिलाफ यह युद्ध अमेरिका के लिए इतना मुश्किल है, इतना चुनौती भरा है, तो राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ईरान को युद्ध की धमकियां देकर डरा क्यों रहे हैं? तो असल में इस जंग के पीछे अमेरिका की जनता का वो मोह भंग है जो राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति बना सकता है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। इप्सॉस के नए सर्वे में देखिए, ये सोर्स इसका इप्सॉस है जो हम आपको डेटा बता रहे हैं। ट्रंप की घटती लोकप्रियता 13 फरवरी 2026 से लेकर 16 फरवरी के बीच ये जो सर्वे किया गया है, इसमें देखिए कि किस तरह से अप्रूवल रेटिंग्स 38% पर पहुंच गई है डोनाल्ड ट्रंप की, और वहीं पर जब आप डिसअप्रूवल रेटिंग्स देखेंगे तो ये 60% पर पहुंच गई। ये साफ इशारा है कि फरवरी के इस महीने में अगर आप उनके अप्रूवल रेटिंग्स को देखें तो डिसअप्रूवल रेटिंग ज्यादा है। इस मामले में तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन राष्ट्रपति ट्रंप से बेहतर थे। 4 साल राष्ट्रपति रहने के बाद भी जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 40% थी, ट्रंप से 2% आगे। शायद इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप पैनिक मोड में चले गए हैं। उन्हें लग रहा है कि ईरान पर हमला करके वो अपने समर्थकों को खुश कर पाएंगे और तेजी से गिरती अपनी लोकप्रियता को भी शायद थाम पाएंगे। आप खुद देखिए कि जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को बार बार धमकी देकर पीछे हट जाते हैं,
उसके कारण सोशल मीडिया पर उनकी कैसे आलोचना हो रही है और उनके एनिमेटेड वीडियोस बनाकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि इन मीम से, इस मजाक से अगर बचना है तो मुझे कुछ ठोस करना होगा, दुनिया में अपनी ताकत दिखानी होगी, ईरान को डराना होगा। तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, अमेरिका की ताकत दिखा रहे हैं और उनको लगता है कि उनके जो पुराने समर्थक हैं उनमें फिर वही जोश, वही जज्बा आएगा और उनको लगेगा कि अमेरिका को बचाने वाले यही एक व्यक्ति है, इनमें फिर से भरोसा करो। ये वीडियो तो कुछ नहीं है, आप जर्मनी से आई इन तस्वीरों को देखिए जहां इस हफ्ते पारंपरिक त्योहार में ऐसी झांकियां निकाली गई। जर्मनी, मतलब कौन कल्पना कर सकता था कि यूरोप में ऐसा होगा। जो पारंपरिक त्योहार में जर्मनी में झलकियां निकाली गई हैं जिनमें राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक उड़ाया गया। 1823 में शुरू हुए इस त्योहार को रोज मंडे या बिगेस्ट कार्निवल ऑफ द ईयर कहा जाता है, जिसमें बड़ी घटनाओं पर तंज कसते हुए उनकी झांकियां निकाली जाती हैं। इस बार की झांकियों में सबसे ज्यादा मजाक राष्ट्रपति ट्रंप का उड़ाया गया है। एक झांकी में तो यह दिखाया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन के जूते चाट रहे हैं।